प्रेम, जिसके बिना पूरा दुनिया ही वीरान है। कहा जाता है जिस रिश्ते में प्रेम की अहमियत ना हो वो रिश्ता ही अधूरा है। अब वो माता पिता में हो, गुरु शिष्य में हो, दोस्ती रिश्तेदारी में हो या फिर पति और पत्नी में हो, सब में प्रेम का तात्पर्य समान ही होता है। सिर्फ किरदार के अनुसार संपर्क में प्रेम का अनुभव थोड़ा बदल जाता है। आज हम ऐसी ही एक प्रेम की कहानी सुनने जा रहे हैं, जो कहानी आपको डर के साथ साथ दुख का भी एहसास दिलाएगी। तो चलिए कहानी की ओर आगे बढ़ते हैं। तब रात के करीब 9 बज रहे थे। ऋषभ अपने पूरे परिवार के साथ डाइनिंग टेबल पे बैठ के खाना खा रहा था कि उसी दौरान उसके मोबाइल पे एक कॉल आया। फोन रिसीव करके पता नहीं उस तरफ से क्या बात सुने, जिसे सुन के वो अपना खाना अधूरा छोड़ के ही बाहर की तरफ चला गया। पीछे से उसके घर वाले आवाज भी दे रहे थे, पर वो किसी को ना सुन के अपना कार लेकर तुरंत वहां से निकल गया। आखिर वो फोन कहाँ से आया और किसका था, इस बात को लेके उसके घर वाले भी सोच में पड़ गए थे। बाहर एक टिमटिमाते बारिश भी शुरू हो गए थे, जिस बारिश में ऋषभ उसके घर से करीब 5 किलोमीटर दूर एक अस्पताल में जाके पहुंचा और वहां के रिसेप्शन में जाके पूछने लगा, मिस क्या बता सकते हैं कि अभी अभी आपके अस्पताल में एक एक्सीडेंट केस आया है, वो किस रूम में एडमिट है? श्योर सर, पेशेंट का नाम बताइए। सुनीता रॉय। हाँ सर, वो हमारे अस्पताल में ही एडमिट है, केबिन नंबर 17 में। तो जाके देखा आईसीयू के एक कमरे में उसका मोहब्बत अपनी जिंदगी और मौत से लड़ रही है। सुनीता और ऋषभ एक दूसरे से बेहद प्रेम करते थे, क्योंकि वो दोनों करीब 3 साल से एक रिलेशनशिप में थे। उन दोनों के बीच वो रिश्ता बहुत ही गहरा था, पर इनके इस रिश्ते को ना ही ऋषभ के घर वाले मानने को तैयार थे और ना ही सुनीता के घर वाले। ऋषभ उस कमरे तक तो पहुंच गया था, पर सुनीता को मिलने उसके केबिन में जा नहीं पा रहा था, क्योंकि सुनीता के सभी घर वाले वहां पे मौजूद थे, जिन्होंने ऋषभ को उस कमरे तक जाने में रोक रखा था। उस समय वो चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहा था। उस जगह की वो परिस्थिति ऋषभ के हाथ में नहीं था। वो बेबस और लाचार बनके चुपचाप एक कोने में जाके बैठ गया और बाहर बैठ के इंतजार करता रहा सुनीता के होश आने तक। फिर धीरे धीरे समय के अनुसार जब आधी रात हो गया, अचानक ऋषभ की आंख लग गई। फिर सुबह जब उसकी आंख खोला तो देखा उस कमरे के सामने सुनीता के घर वाले नहीं थे और ना ही केबिन के अंदर सुनीता। वो पूरा अस्पताल में उन लोगों को ढूंढने लगा कि शायद इस रूम से कहीं दूसरे रूम में ट्रांसफर किए गए हो, पर कहीं पर भी उनकी नाम और निशान नहीं थे। आखिर गया तो गया कहाँ? रात में आई अपनी नींद में वो जितना गुस्सा था, सुनीता के वहां ना होने का उतना टेंशन भी था। अपने सर पे हाथ रखते हुए उसी डिप्रेशन में वो वहीं पे बैठ गया कि उसी समय उसके फोन के घंटी बजा। हेलो ऋषभ। अरे सुनीता, तुम कहाँ पे हो? रात से तुम्हें मिलने की कोशिश कर रहा हूँ और तुम्हारे घर वाले हैं कि मुझे तुम तक जाने ही नहीं दिया। खैर छोड़ो, बताओ अभी तुम कौन सी केबिन में हो? मैं अस्पताल में नहीं हूँ ऋषभ। क्या? तो कहाँ पे हो? उसी जगह जहाँ हम और तुम पहली बार मिले थे। ठीक है, तुम वहीं पे रुको, मैं अभी आता हूँ। इतना कह के उसी दौरान वो अस्पताल से निकल गया और ठीक वहीं पे पहुंचा जो एड्रेस सुनीता ने फोन पे बताया था। वो था पुराने रेलवे स्टेशन। वो जाके देखा, पीले कपड़े पहने हुए, हाथ में बैग लेके सुनीता ऋषभ के आने की इंतजार में बैठी है। ऋषभ उसके पास पहुंचते ही वो उसे पकड़ के रोते हुए कहने लगी, ऋषभ प्लीज मुझे यहाँ से कहीं ले जाओ। मेरे घर वाले मेरी शादी कहीं दूसरी जगह करवाने वाले हैं। प्लीज तुम कुछ करो ऋषभ। ये सुन के ऋषभ के पास सुनीता को अपने घर में ले जाने के अलावा दूसरा कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। तो ऋषभ और देर न करके सुनीता को अपने कार में बिठा के सीधे घर पे ले गया और घर वालों की नजरों से उसे बचाते हुए चुपके से अपने कमरे में ले आया। देखो, किसी तरह चुपके से तुम्हें 2 दिन यहाँ पे रहना होगा। पर यहाँ? टेंशन की कोई बात नहीं, ये मेरा कमरा है
आमतौर पे इस कमरे में कोई नहीं आता। इस पूरे घर में तुम्हें छुपा के रखने का सिर्फ यही एक कमरा है जो सेफ और सिक्योर है। तुम चिंता मत करो, सिर्फ 2 दिन का समय दो मुझे, और 2 दिन बाद ही हम दोनों यहाँ से कहीं दूर चले जाएंगे। हम दोनों को कोई अलग नहीं कर सकता सुनीता। घरवाले को कानो कान खबर नहीं थी कि ऋषभ अपने गर्लफ्रेंड को अकेले कमरे में छुपा के रखा है। दिन में दरवाजा बंद करके कमरे में रहना, देर रात तक कमरे में बातें करना, ऐसी अजीब अजीब ऋषभ की कुछ हरकतें जो धीरे धीरे घरवालों की नजर में आने लगा था। पर घरवाले उसे पूछने पर वो जवाब ना देते हुए अक्सर मुंह कर लेता था। जहां ऋषभ ने सुनीता को 2 दिन की बात कही थी, वहां देखते देखते 3 से 4 दिन बीत गए थे। ऋषभ घरवालों से ढंग से न बात करता था, न कमरे से बाहर निकलता था। उसके अंदर एक अजीब सा बदलाव देखने को मिल रहा था। उसकी चाल चलन और बातों के इस परिवर्तन को देख घरवाले भी शौक में थे। उसके माँ बाप का सोचना था कि उसकी बेटे की रिश्ते को इनकार करने का एक परिणाम हो सकता है जो ऋषभ अपने अभिमान से उनके साथ ऐसे बर्ताव कर रहा है। जो भी हो, पर एक माँ बाप के सामने अपनी बेटी की इस हालत को देखना जितना कठिनात्मक है उतना दुखदायक भी। देखते देखते ऋषभ पूरी तरह से बदल गया था। ना घर वालों से ढंग से बात करता था, ना ठीक समय पे खाना खाता था। उसके माँ बाप उसको लेके पूरी तरह से सोच में पड़ गए थे। तभी ऋषभ की करीबी एक अंकल ने उसके माँ और बाबूजी को एक सलाह दी। भाभी जी, ऋषभ जिस लड़की को पसंद करता है, अगर उसको अपना बहू बनाने में इतरार है तो उसे कहीं दूसरी जगह शादी करवा दीजिए। मेरे हाथों में बहुत ही सुंदर और सुशील एक अच्छे घराने की लड़की है जो ऋषभ के साथ वो जोड़ी अच्छी बनेगी। पर गुप्ता जी, अचानक ये निर्णय लेना क्या ठीक होगा? देखिए, जो मेरे को ठीक लगा वही बोला, वरना ऐसे और कितने दिन चलेगी। बेटे की हालत तो देख रहे हैं ना। उसके अंकल की बातों में ऋषभ की माँ और बाबूजी की भी सहमत था कि शायद नया बहू आने पर ऋषभ पहले जैसा हो जाएगा और इस समस्या का भी समाधान होगा। ऋषभ की मम्मी उसके अंकल की बातों में हाँ से हाँ मिला के जल्दी से वो रिश्ता ठीक करने के लिए बोला। कुछ समय बाद ऋषभ की दरवाजे पे किसी की दस्तक आई। दरवाजा खोल के देखा तो बाहर उसके माँ खड़ी थी। ऋषभ बेटा, कल सुबह ठीक 9 बजे तैयार रहना। हम सब तुम्हारे लिए लड़की देखने जा रहे हैं। ऋषभ कुछ ना कह के दरवाजा बंद कर दिया। तो अगले दिन सुबह लड़की देखने जाने के लिए सब लोग तैयार हुए। घड़ी में 9 बज रहे थे। ऋषभ की कमरे की दरवाजा अभी तक बंद था। बाहर से सभी लोग उसे आवाज देता रहा, पर अंदर से कोई हलचल नहीं था। लाख बुलाने पर भी जब ऋषभ ने दरवाजा नहीं खोला तो मजबूरन दरवाजा तोड़ के अंदर जाना पड़ा। इधर जाके देखा ऋषभ बिस्तर में सोए हुए हैं। उसका पूरा शरीर अंगार की तरह गर्म हो चुका था। उसे इतना तेज बुखार था कि वो बिस्तर से उठ भी नहीं पा रहा था। ये देख ऋषभ के बाबूजी बोला, हे भगवान, इसको तो तेज बुखार है। आप जल्दी जल्दी जाके बेदी जी को बुला ले आइए ना, देर मत कीजिए, जाइए ना। उसके माँ के कही अनुसार ऋषभ के बाबूजी पासे के गांव से बेदी जी को बुला के ले आए, जो थोड़ा बहुत तंत्र मंत्र भी जानता था। वो आके ऋषभ के शरीर में थोड़ा जल बल छिड़काई, मंत्र वंत्र की जाप किया तो ऋषभ उठ के किसी तरह बिस्तर में बैठा कि तभी बेदी जी की मुंह से एक ऐसी बात निकली जिसे सुन के घर वालों के रोंगटे खड़े हो गए। ये कोई बुखार नहीं, चेतावनी है। कैसे चेतावनी बेद जी? क्या आप लोग इसकी शादी करवाना चाहते हैं? हाँ, पर क्यों? ये असंभव है। क्या? आखिर बात क्या है बेद जी? क्योंकि इसके शरीर में एक आत्मा का वास है जो इसके साथ खाता है, सोता है, हर वक्त रहता है। अरे किसकी आत्मा की बात कह रहे हैं बेदी जी आप? जिससे ये प्रेम करता था। कि तभी ऋषभ बोल उठा, क्या? सुनीता की? अरे बेदी जी आप क्या कह रही है? सुनीता यही तो खरी है। माँ और बाबूजी आप लोग मुझे माफ कर दीजिए, क्योंकि आप लोगों को बिना बताए मैं सुनीता को इस कमरे में बहुत दिनों से छुपा के रखा था। पर बेदी जी अगर उसे जिंदा रहते हुए भी मरा हुआ कहे
तो ये मैं हरगिज नहीं सहूंगा। हर रोज जिसके साथ मैं बात करता हूँ आप उसे मरा हुआ कह रही है। अरे वो तो यहीं पे है। बेटा, जो चीज तुम्हें और मुझे दिख रही है वो तुम्हारे घर वाले नहीं देख सकते। जो तुम्हारे साथ है ना, वो आज से करीब 1 हफ्ता पहले ही मर चुकी है। क्या क्या बकवास कर रहे हैं आप? माँ देखो, इनको यहाँ से ले जाओ। ना जाने क्या अनाप शनाप बक रही है। यही सच है बेटा, यकीन ना आए तो उसे छू के देखो। ऋषभ जब सुनीता के शरीर में हाथ लगाई तो वो वहीं पे गायब हो गया। ऋषभ जब सुनीता को अपने घर ले आया था, उससे 1 दिन पहले ही अस्पताल में उसकी मौत हो चुकी थी। एक रोड एक्सीडेंट की वजह से उस रात सुनीता अस्पताल में पहुंची थी, जिसकी खबर सुनकर ऋषभ भी दौरा चला गया था। पर उसी रात ऑपरेशन के दौरान उसकी डेथ होने पर अगली सुबह उसके घर वाले उसकी बॉडी को अंतिम संस्कार के लिए ले गए थे। सुनीता की मौत तो उसी रात हो चुकी थी, पर सुनीता के प्रति ऋषभ को प्रेम ही था, जिस कारण सुनीता की आत्मा हर पल हर समय ऋषभ के साथ ही चल रही थी। भले ही सुनीता की शरीर तो जल गया था, पर उसकी रूह अपने प्रेम को बाखूबी से निभा रही थी।